हमेशा कैसे रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा, और जो बेस कलेक्टर वो हमेशा रिवर्स बायसिंग रहेगा। तो देखो जब भी आपको ट्रांजिस्टर बताना हो कि एक एनपीएन है एक पीएनपी है, तो आपको आप इसको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसका जो टेक्निकल डायग्राम है वो डायग्राम कैसा रहेगा, और एक सर्कल ड्रॉ करते हो। जी एक सिंबल है आपके ट्रांजिस्टर का। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर दूसरे से ये लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा क्या होता है, इसे बोलते हैं बेस। अब बच्चे हुए दो टर्मिनल, ये लाइन और ये लाइन। आप में से इसमें से किसी को भी एमिटर बोल दो, किसी को भी कलेक्टर बोल दो। तो लेट्स से अगर मैं इसको बोलता हूँ ये एमिटर है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। ठीक है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। अब कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी है, ये देखो। मान लो ये एन है, एनपी एन। मान लो ये पीएनपी, ये वाला एन बन गया, कलेक्टर फिर से पी बन गया। तो देखो जब आप सिंबल बनाओगे तो अब ये ऐसे नोमेनक्लेचर नहीं करोगे कि लिखोगे ई है बी है, ये अब बाय डिफॉल्ट अपने मतलब होता है। अब कैसे पता रहेगा कि एनपीएन है पीएनपी है। देखिए हमेशा एमिटर बेस के बीच का करंट देखते होते हैं कि एमिटर बेस के बीच में करंट क्या है। जैसे कि अगर ये पीएनपी है, करंट हमेशा क्या होगा, पी से एन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यस सर। तो एमिटर बेस पकड़ो और देखो एमिटर बेस में करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाना चाहिए। जैसे ये वाला है, तो हम खुद देखा ना, देखो ये आपका आई ई आया, इस जंक्शन में देखोगे, यू टॉक अबाउट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे, तो अब देखिए करंट ऑब्वियसली ऐसे जा रहा है, ऐसे। इसमें क्या जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से पी से आ रहा है, एन में जा रहा है। और देखो इसमें से अगर एन से निकल रहा है तो ऑब्वियसली पी से आ रहा होगा। करंट हमेशा पी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो आपको यहाँ पर एक सिंबल बनना पड़ेगा, ये पी और ये एन है, ये, और यहाँ पर पी और एन है। ऐसे इसमें बेस से दूर, इसमें बेस की तरफ। तो अगली बार क्या होगा, आपने ये पूरा नोमेनक्लेचर नहीं करना, सिंपली कहीं में ट्रांजिस्टर यूज हो रहा होगा, मान लो मैं ऐसा कुछ दे दूं, ये बता पहला ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन या पीएनपी? पीएनपी। ये बन गया पी से एन की तरफ। अच्छा इसमें ये बी वाला साइड क्या बनेगा, एमिटर बेस कौन सा एमिटर होगा, दिस विल बी मीटर। बेस कलेक्टर। ये कैसा हो गया, ये पी होना चाहिए था, एनपीएन। और ये हमेशा बेस और एमिटर के बीच का रो दिखाते हैं, तो दिस हैज टू बी एमिटर। ये तो ये लाइन तो हमेशा बेस कलेक्टर। तो दिस इज एन पी एन, and this is PNP। ठीक है, तो आगे सर्किट में आपको इस तरह से सिंबल बनाए गए होंगे, न कि ये अपना ये ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखिए अब आपने क्या देखा वापस से, जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि भैया आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, इसको रिवर्स बायसिंग करोगे। एक बात बताओ, जब मैंने इसको
कोई भी उठा लो, लेट्स से मैंने पीएनपी उठा लिया। पीएनपी क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पी से एन की तरफ करंट जा रहा है। हम थोड़ा सा पॉजिटिव को लेके थोड़ा सा हमें जल्दी समझ में आता है। इसमें क्या होगा, इसको जब आप फॉरवर्ड वाशिंग में करोगे तो ये क्या होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाएंगे, तो करंट उल्टा जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, ये वाला जब इसको फॉरवर्ड वाशिंग में करोगे तो आपको समझ आएगा ये होल्स है, होल्स क्या जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे। तो जिधर आपके होल्स जा रहे हैं उधर ही आपका करंट जा रहा है। तो ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन में मानना आपके लिए आसान पड़ता है, कोई उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हालांकि बताओ एनपीएन और पीएनपी में किसकी अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी ओवरऑल ज्यादा होनी चाहिए, किसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो करना चाहिए, दोनों में से क्या लगता है? हम्म, क्या लगता है आपको, एनपीएन में से और पीएनपी में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? अच्छा, एनपीएन में मोस्टली कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या, यस सर Yes. है ना, कि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन थोड़े से इलेक्ट्रॉन जब एन इसको फॉरवर्ड वाशिंग में किया, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ गए, तो पी में क्या है, पी जुड़ा हुआ है लाइट से, पॉजिटिव से, और अगला वाला जुड़ा हुआ कलेक्टर जुड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग से, पॉजिटिव से। तो मोस्टली ऐसे सोचो, जब एन एमिटर ने एमिट किया, है ना, जो एमिटर एमिट करेगा वही फ्लो करेगा, है ना। जो बेसिकली आपका एमिटर एमिट कर रहा है वैसा वो सर्किट में फ्लो करेगा। तो एमिटर ने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, जैसे वो बेस में पहुंचा, और बेस इलेक्ट्रॉन तो क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो, और जो बेस में एन पहुंचा वो इस बेस के लिए क्या है, एक तरह से माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी को रिवर्स बायसिंग सपोर्ट करती है। और फिर मैंने ये बताया था, सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इस वायर के थ्रू पास होंगे। तो ऑलमोस्ट जो बेस से निकलने वाला करंट है वो 5% के आसपास है, और कलेक्टर वाला क्या है 95% के आसपास है। सिमिलरली यहाँ पर एमिटर ने क्या एमिट किया, होल्स पहुंचे बेस में, जब होल्स यहाँ पहुंचे तो हमने क्या देखा, जो कलेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव है। तो मोस्टली होल्स क्या होंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे, बहुत कम होल्स होंगे जो इस वायर में जाएंगे। एक्चुअली होल्स नहीं मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट एक्चुअली किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो, इलेक्ट्रॉन बट होल्स की प्रेजेंस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देती है। होल्स डायरेक्शन देती है, साथ में नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या करती है, ब्रेक करती है, बॉन्ड्स जनरेट करती है, फिर बॉन्ड तोड़ती है। मतलब अगर होल्स नहीं होते तो नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनते होते। क्यों? क्योंकि अगर होल है तो उस होल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो आसपास की साइट में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, और फिर वो होल आकर उस सॉरी वो इलेक्ट्रॉन आकर उस होल को कंप्लीट कर देगा। बट जो नया होल क्रिएट हुआ है वो फिर से अनस्टेबल है, वो अगेन आसपास की साइट में से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाएगा, नया होल क्रिएट हो गया है। अब जो नया होल क्रिएट हुआ है वो अगेन आसपास की साइट को तोड़ेगा। तो वो होल्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन को ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लैटिस में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की होल्स की तरफ जाना एक तरह का मतलब, एक तरह से होल का साइट 1 से साइट 2 की तरफ जाना। समझ रहे हो ना पॉइंट? वही सेमीकंडक्टर्स जब स्टार्टिंग में कहता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये था ना। Yes. हाँ, तो देखो यार, जो एनपीएन है ना उसमें जो एक्चुअल में जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ही है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नंबर में ज्यादा है। और पीएनपी में क्या हम बोलते हैं, होल्स मूव करता है, लेकिन हमें पता एक्चुअली में होल्स नहीं मूव करते हैं। होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन साइट 1 से साइट 2 जाता है, तो आपको लगता है कि आपका होल साइट 2 से साइट 1 गया है। तो जब होल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बेसिकली एक्चुअली पहले इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जनरेशन होगी, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई होल मूव कर रहा है।
तो नेचुरली सोचो कि कौन फास्टर होना चाहिए, इसमें पहले जनरेशन हो और फिर इलेक्ट्रॉन होल की फील्ड में की वजह से उस होल को जाके फिल करे, वो ज़्यादा फास्ट होगा या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा नंबर में है वो ज़्यादा फास्ट होगा? इलेक्ट्रॉन का बहुत नंबर हाँ, है। तो जनरली जो कंडक्टिविटी होती है वो एनपीएन की पीएन के साथ होती है, इसलिए कंडक्टिविटी ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर देन पीएनपी ट्रांजिस्टर। Conductivity of NPN is more than PNP. चलिए, तो अब एक्चुअली आपको जो अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ऐसे बन जाएगा। मान लो ये आपके पास एनपीएन है, और ये आपके पास पीएनपी है। एक बैटरी लगा दें, ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये किसमें आना चाहिए, रिवर्स बाय है ना? ये आपका कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया रिवर्स बायसिंग में। तो एन वाले को कैसे जोड़ दूं? पीछे और ये बैटरी रिवर्स में, तो इसको बड़ी बनाया जाता है और मान उसको ग्राउंड कर दो ताकि आपको आराम से इसकी बायसिंग समझ में आ जाए। ये पी वाले को एन से लगा दो। ये हो गया आपके पास बेसिकली। ये एक्चुअली आपको डायग्राम बनाया गया है, मतलब ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉजिकली सोचिए, आप क्या करते हो, ये तो अगर आपने ये जो आप फॉरवर्ड बायसिंग लगा रहे हो, ये फॉरवर्ड बायसिंग आप लगा रहे हो, आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग भी इमीडिएटली चालू हो जाती है या कुछ एक कट इन वोल्टेज होता है उसके बाद ही चालू होती है? तो कुछ वोल्टेज कट इन वोल्टेज के बाद कट इन वोल्टेज के बाद ही चालू होती है ना यार। तो मतलब जब आप यहाँ से इसकी एमीटर बेस वाले को जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, तो जब तक आपका एमीटर बेस का वोल्टेज 0.7 से कम है, सपोज आपने सिलिकॉन यूज किया है, तो उसका कटिंग वोल्टेज 0.6 0.7 के आसपास ही होता है। तो अगर आपने 0.7 से कम वोल्टेज किया है तो एमीटर करंट कितना होगा, क्लोज टू, अगर आपका एमीटर बेस की बायसिंग कम है, 0.7 से कम है, तो क्या हो रहा होगा? कोई करंट नहीं जाए। क्यों नहीं जाएगा बताओ? फॉरवर्ड बायसिंग की कटिंग वोल्टेज के लिए क्रॉस कर जाएगा करंट। यस सर। और जब एमीटर एमिट ही नहीं करेगा तो बिजली सर्किट में कोई करंट आएगा, क्योंकि जितने भी करंट बने हुए हैं आईबी प्लस आईसी, इक्वल्स टू आई। जब एमीटर ने एमिट ही नहीं किया तो कौन सा करंट बेस या कलेक्टर में जाएगा? तो फर्क ही नहीं पड़ता है।
राइट। तो अब अच्छा, एक बार जब आपका बेस एमिटर बेस करंट 0.7 से या जो अपना जो कटिंग वोल्टेज है उससे ज़्यादा हो गया, उसके बाद क्या होगा? तो एक बार आपका जो वोल्टेज है वो एमिटर बेस से का जो पॉइंट कटिंग है, कटिंग ज़्यादा हो गया, अब क्या होगा? सर वो इलेक्ट्रॉन या होल्स एमिट करने लगेगा emitter। बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके बाद अगर आप एमिटर बेस की बाइसिंग बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा? आपका एमिटर करंट बढ़ता जाएगा क्या? यस सर। यस। ठीक है ना? चलिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है कि एक तरह से क्या होता है, जो कलेक्टर है, नाम से सोचो, जो कलेक्टर है, कलेक्टर मेरा फाइनल टर्मिनल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पर मान लो इसको आरसी बोल देते हैं जी, क्योंकि ये किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? कलेक्टर के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसको आप मेजर करते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, एक तरह से अगर मेरा जो ये बेस करंट है, सॉरी ये जो एमीटर वाली बैटरी है, एमीटर बेस वाली बैटरी, अगर आप उसको कटिंग वोल्टेज से कम रखते हो तो देयर विल बी नो करंट इन दी सर्किट। तो कोई भी करंट है जो कलेक्टर के थ्रू फ्लो नहीं होगा, और जब कलेक्टर के थ्रू फ्लो नहीं होगा तो क्या बोलोगे? इस ब्रांच में कोई करंट नहीं गया, तो आप बोलते हो कि मेरा जो सर्किट है वो क्या है? स्विच ऑफ है, सर्किट में कोई भी करंट नहीं आ रहा है। फिर क्या किया आपने? इसकी बाइसिंग इतनी कर दी, ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग है आपने उसकी इतनी कर दी कि अच्छा खासा करंट सर्किट में फ्लो करना चालू करती है। ठीक है, अब देखो, अब इसका रोल भी आएगा, जो बेस और कलेक्टर है। अब बेस कलेक्टर क्या वोल्टेज, सोचो ना, ये वाला वोल्टेज जो है, मान लो ये वाला वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एमिटर करंट क्या होगा? कलेक्टर की तरफ जाएगा। यस सर। सर यस सर। इसको जब बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब ये क्या होगा, इतना भी एमिटर करंट इधर जा सकता था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी सारा सारा जाना जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया हमेशा कहीं ना कहीं जब आपके ये जो इलेक्ट्रॉन जब पी की तरफ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल से कंबाइन ना करे। कुछ ना कुछ तो होंगे जो है जो इस टाइप से कंबाइन करेंगे, तो भी 100% इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकते हैं कि नहीं? पर जितने भी जा सकते थे, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी उतने, कलेक्टर के बाद क्या आएगा? कलेक्टर करंट क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? अगर आपने एमिटर से एमिट करने वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आपको पता लगे कितने हैं, हमेशा वो आपने ये फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, इसकी रिवर्स बाइसिंग क्या कर रही है, ये जो दिस इज हाईली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का खींचना बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा? सैचुरेशन हो जाएगा। ये देखो, तो सर्किट में सैचुरेशन भी आ जाता है। और तो आपने क्या बोला, जब आपके पास एमिटर का ये वाली जो वोल्टेज थी वो बहुत कम थी, तो सर्किट में कोई करंट ही नहीं था, इसको आपने सफिशिएंट लगा दिया, और उसके बाद आपने इस वाले वोल्टेज को चेंज करना चालू किया। जब इस वाले वोल्टेज को चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है? चार्ज कैरियर इसको कलेक्ट कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद इसमें भी क्या आ जाएगी? कलेक्ट करने का एक सैचुरेशन आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा? इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब बोलोगे सर्किट क्या हो गया? आपका सैचुरेशन रीजन में चला गया। ये जो यस मेरा सर। ये जो मेरा जो भी ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में चला गया है। और जब आपने ये एमिटर बेस बहुत कम किया था तो कोई करंट नहीं था, तो आपने बोला ये मेरा क्या है? कट ऑफ रीजन में है। ठीक है, और एक टाइम ना जब, और ऑब्वियसली इसको अगर ऑपरेट करवाना है तो ये तो ऑब्वियसली कटिंग से ज्यादा तो होना ही पड़ेगा ताकि एमिटर एमिट तो करे। उसके बाद इसका वोल्टेज को बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ रहा है और एक सैचुरेशन आ रहा है, तो जब सैचुरेशन आ गया तो सैचुरेशन रीजन हो गया।
और जब ये कलेक्टर करंट, इसको बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ रहा था, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि जब इसको चेंज करने से आपका ये वाला कलेक्टर करंट चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और डायनामिक रीजन होता है आपका, सैचुरेशन हो गया, कट ऑफ हो गया, और एक तीसरा रीजन कौन सा है, डायनामिक रीजन, जहाँ पर आपकी चीजें चेंज हो रही होती है। अब देखो, जब ये तो सब सर्किट डायग्राम था, ये अभी किसी तरह से अभी यूज नहीं हुआ, इसको यूज करना कैसे, तो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लिखिए, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज में किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एक तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होता है कॉमन एमिटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर। आपके एनसीईआरटी में जब गिवन था तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन था कि अगर मेरे को ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लगाना है तो बताना था ये कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन बेस भी एक बार देख लेंगे कि कॉमन बेस भी का सर्किट डायग्राम क्या है, क्योंकि जो कई बार क्वेश्चन है वो कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर जो है उनकी को आपस में लिंक करके भी क्वेश्चन, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। कॉमन कलेक्टर स्ट्रिक्टली नहीं है, कॉमन एमिटर ही है। जितने भी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे आते हैं कॉमन एमिटर पे आता है, लेकिन जैसे कॉमन एमिटर का फॉर्मूला आएगा एक मैथमेटिकल, वैसे कॉमन बेस का भी आता है, तो इसलिए हम कॉमन बेस को भी देख लेंगे। हालांकि वर्किंग हम सिर्फ कॉमन एमिटर की पढ़ेंगे। नाम से समझ में आ रहा है आपको, समझ आ रहा है कि कितने टर्मिनल है आपके ट्रांजिस्टर में, 3 है क्या? Yes, sir. यस सर, 3। Yes, sir. 3 टर्मिनल है आपके पास, है ना। कलेक्टर वाली साइड हमेशा कौन सी साइड पे रहेगा, आउटपुट पे बाय डिफॉल्ट। जो कलेक्टर आपका फाइनल टर्मिनल है, जहां से जो भी करंट निकल रहा है वो बेस में जाएगा और बचा हुआ सारा करंट कलेक्टर में जाएगा, तो कलेक्टर हमेशा आपका आउटपुट टर्मिनल रहेगा। तो अब कॉमन बेस का मतलब क्या है कि आपके पास इनपुट पार्ट भी और आउटपुट पार्ट भी है, तो कॉमन बेस का जो टर्मिनल होगा वो इनपुट में भी होगा और वो आउटपुट में भी होगा। ऐसे कॉमन एमिटर जब यूज करोगे तो कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट साइड में है ही, एमिटर जो बनेगा वो अगेन इट इज अ कॉमन टर्मिनल फॉर आउटपुट एंड इनपुट, तो फिर से कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कॉमन बेस का पे का सर्किट डायग्राम, नहीं मिलने वाला, ये कह रहा हूँ। तो बनाना कैसे, बेस आपको कॉमन होना चाहिए। कौन सा बनाऊं, पीएनपी बनाऊं या एनपीएन बनाऊं? वही मर्जी रहा सर। एनपीएन बना दो सर। एनपीएन बना लेते हैं। अब मैं देखो ऐसे सिंबल नहीं बनाऊंगा, मतलब लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे मार्किंग नहीं करूंगा, आपको देख के अपने आप समझ में आना चाहिए कि एनपीएन है पीएनपी है। कौन सा अपने आप कौन सा बन गया, बेस क्या बन गया, देखो ऐसे होता है। ये 3 टर्मिनल हो गए, ये जो साइड है ये आपकी इनपुट साइड है और ये आपकी आउटपुट साइड है। तो इनपुट में क्या है, आपके पास सर्किट है, मतलब अभी तो देखो ये क्या है, इन सबकी बाइसिंग है, वोल्टेज है। इनपुट बाद में, सिग्नल तो बाद में दोगे, पहले तो इसकी बाइसिंग करोगे और उसके बाद फिर फाइनली आप इसके अंदर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दिए जाते हैं।
देखो ये क्या है, ये P था और ये N था, N वाले को नेगेटिव से, P वाले को पॉजिटिव से। N P N, N वाले को पॉजिटिव से। ये आपकी बाइसिंग हो गई। आगे बाद में देखोगे तो यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स के बीच में इनपुट दिया जाता है और इन दो टर्मिनल्स पे आउटपुट लिया जाता है। तो ये जो टर्मिनल है मेरा बेस वाला, ये क्या है, इनपुट के लिए और आउटपुट दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। नाम क्या दोगे, इस कॉमन बेस है, बेस कॉमन है। इसको VE बोल देते हैं, इसको VCC बोल देते हैं। अब देखो ये मीटर आपका करंट ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर भी लगे होते हैं ऑब्वियसली। इसको मैंने RE बोल दिया क्योंकि एमीटर से जुड़ा हुआ है। इसको मैंने RC बोल दिया क्योंकि कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। सर्किट डायग्राम से देखोगे आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है, ये एमीटर से जुड़ा हुआ सर्किट पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, IE। तो देखो यहाँ से समझ रहा है, यहाँ से क्या है, IE आ रहा है और आपको पता है I हमेशा क्या होता है, IB प्लस IC होता है, तो ये पॉजिटिव है, इससे करंट गया, इससे करंट गया, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर IC आया तो यहाँ पर ऐसे क्या आना चाहिए, IB, ताकि IC प्लस IB मिलके क्या बन जाए, IE। यहाँ सोचो यहाँ से आ रहा है IE, आप सोचो यहाँ से ऑब्वियसली दिस इज IC है, बाय डिफॉल्ट IE होना चाहिए, वो IC प्लस IB होना चाहिए, तो IB को ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें थोड़ा नाम कैसे देखोगे, जो बेस कॉमन है क्या बचा है, एमीटर बचा, तो इसको बोल दिया VEE, ये बोल दिया VCC, ये एमीटर से जुड़ा हो तो ये RE, ये क्या बन गया, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस है तो RC हो गया। अच्छा और क्या दिखाता है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बोल दूं, या फिर से मैं ये वाला पॉइंट बोल दूं, एक ही बात है, इनके जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको क्या बोलूंगा, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है क्या, ये बोल दो, या ये पॉइंट और ये पॉइंट बोल दो, एक ही तो बात है, यहाँ कोई कुछ ड्रॉप थोड़ी है। सिमिलरली ये पॉइंट बोल के आप चाहे तो ये वाला पॉइंट बोल दो, सिंपली ये वाला पॉइंट बोल दो, ये किसके बीच में का डिफरेंस है, कलेक्टर और बेस। कलेक्टर बेस का डिफरेंस है। जनरली क्या है, जो B और E है, बेस और एमीटर हमेशा किसमें होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं क्या। और आपने देखा है जब आपका जो डायोड है जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो उससे जितना मर्जी करंट पास करो, उसके अगर मोस्टली जो ड्रॉप रहता है वो कितना आता है, 0.7 0.6 के आसपास ही रहता है। हमने बोला था ना कि जो डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग में एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आइडियल डायोड बोल दे और उसको दे दें फॉरवर्ड बायसिंग में, तो सिंपली क्या मानो कि वो शॉर्ट सर्किट है, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, सिंपली वो कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर आपको रियल डायोड दिया गया होगा और वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तब भी सिंपली उसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा, लेकिन वो खुद भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खा रहा होगा, Yes, sir. है ना। तो जो ये बेस एमीटर वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो मर्जी करंट पास हो रहा हो इस टर्मिनल के बीच में, मतलब जो मर्जी एमीटर करंट हो, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसमें से जितना मर्जी करंट पास हो रहा हो, इसके अक्रॉस मोस्टली जो ड्रॉप रहता है वो कितना रहता है, 0.6 या 0.7 डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा मेटेरियल यूज किया है। तो जनरली ये ऑलमोस्ट ये जो VBE है ये कांस्टेंट रहता है, व्हाटएवर विद द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें क्या है, ये NPN को जोड़ा गया है, PNP को जोड़ा गया तो क्या होता, इस बैटरीज की पोलैरिटी
उल्टी हो जाती, ठीक है। फिर आपके पास आता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपन को पढ़ना है। अब देखो, जैसे आपने वहां बोला कि बेस मेरा कॉमन टर्मिनल था, यहाँ पर कॉमन टर्मिनल क्या होगा, एमिटर होगा। यानी इनपुट कहाँ पे दोगे, इनपुट किन के बीच में, इनपुट कहाँ से आ रहा होगा, बेस से, और आउटपुट कहाँ से जा रहा होगा, कलेक्टर से, और एमिटर विल बी द कॉमन टर्मिनल। मैं दोनों बना देता हूँ, एनपीएन भी बना देता हूँ, पीएनपी भी बना देता हूँ। एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये जो टर्मिनल है, ये इनके बीच में आप इनपुट दोगे, और एमिटर और ये टर्मिनल के बीच में क्या आएगा, आउटपुट। ये देखो, एमिटर, बेस, कलेक्टर। क्या बनाऊं पहले वाला, एनपीएन बनाऊं या पीएनपी बनाऊं? चलो मैंने एक ये बना दिया और एक और ये बना दिया। पहले वाला कौन सा है, NPN. एनपीएन। ये कौन सा हो गया, पीएनपी। चलो अब अपने अपने हिसाब से क्या किया, ये बना दिया। अब बताओ, कॉमन एमिटर, कॉमन जंक्शन, इसको आपने, अब आपको इसकी बाइसिंग करनी है। अब होता है एमिटर बेस हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए। ये बताओ, यहाँ कैसी बैटरी लगेगी, ये साइड क्या है, ये पी है ना, पी को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से, सही है। अच्छा, ये वाली बैटरी कैसे बनेगी, ये एन है ना, ये बात बताओ, ये आपने बोला जीरो है, और आपको पता है ये पी है और ये एन है। अगर एन वाला जीरो पे तो पी वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ये कलेक्टर है और ये बेस है क्या, मुझे होता है कलेक्टर बेस क्या होनी चाहिए, रिवर्स बाय, रिवर्स बायसिंग में। तो बेस मेरा पॉजिटिव है और कलेक्टर मेरा नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव वाले को क्या करूंगा, पॉजिटिव जोड़ूंगा। और देखो ये बेस भी किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। पर ये रिवर्स बायसिंग कब काम करेगा, जब एन का पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से, ज्यादा. तो आपने बोला ये 0 वोल्ट है और मान लो कि ये 1 वोल्ट की बैटरी है, तो बी का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, यस सर। ये Yes. 0 है, ये 1 वोल्ट है, तो बी का वोल्टेज है 1 वोल्ट। तो सी का जो वोल्टेज होना चाहिए वो 1 वोल्ट से ज्यादा होना ज्यादा। चाहिए। ज्यादा होना चाहिए. ये बैटरी। बड़ी। और देखो आपको बाइसिंग करने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आपको जिसको भी रिवर्स बाइसिंग करना है, बस वो टर्मिनल देख लिया करो यार। आपको जैसे ये टर्मिनल ये एन से जुड़ा हुआ है, एन को रिवर्स बाइसिंग करने के लिए कैसे जोड़ोगे, पॉजिटिव से। इसको आपने नाम दे दिया आर बी, ये हो गया आर सी। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तो एमिटर तो कॉमन है, तो ये क्या बन गया,
बेस वाली बैटरी, तो VBB, ये कलेक्टर वाली बैटरी VCC। बट इन दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ना, ये 0.76 पॉइंट डिफरेंस, ये क्या हो गया, C से E का डिफरेंस हो गया, दिस इज योर VCE, और जो बेस और ये एमीटर है ये VE हो गया। इसे बताओ कैसे बनेगी बैटरी? नेगेटिव। ये बेस VBB, और ये बैटरी कैसे होगी? सर ये ऐसी बन जाएगी, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा क्या? RC, देखो जो टर्म कॉमन है ना वो नाम यहाँ नहीं देना, वो बैटरी जो भी बेस से जुड़ी हुई बैटरी है, एमीटर तो दोनों में कॉमन है, तो इसको इंक्लूड नहीं करोगे नाम लिखते हुए। जैसे ऊपर यहाँ किया था, जैसे बेस कॉमन था तो ये नाम लिखते हुए आपने बेस को इंक्लूड नहीं किया, आपने बोला ये एमीटर से जुड़ी हुई बैटरी है, ये कलेक्टर से जुड़ी हुई बैटरी है। यहाँ पर एमीटर कॉमन है तो ये बचा इनपुट में बचा बेस, तो एक तरह से बोलोगे इनपुट दिया बेस पे, आउटपुट मिला कलेक्टर पे, ऊपर इनपुट मिला एमीटर पे, आउटपुट मिला कलेक्टर पे, ये बेस तो कॉमन है। और तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम, ठीक बा? तो अगर मुझे बनाना हो, देखो ये करंट जा रहा है एमीटर से, तो करंट इसमें कैसे निकल रहा होगा, ये IE है, लॉजिकली सोचो, यहाँ से और यहाँ से क्या आना चाहिए, आना चाहिए ताकि इस टर्मिनल पे आया, बेस में करंट आया, कलेक्टर में आया, ऐड होकर IE हो गया। और बैटरी की पोलैरिटी से देख लो, बैटरी की हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा होगा। यस। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, बेस करंट निकल रहा होगा, IC हो गया, है ना? यहाँ पर देखो एमीटर में देखो करंट ऐसे आ रहा है, तो लॉजिकली सोचो यहाँ से और यहाँ से करंट आना चाहिए, ये IC दिख रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रहा होगा, पॉजिटिव से करंट निकल रहा होगा, एमीटर से आया, कुछ करंट आपका बेस में चला गया और कुछ करंट आपका कलेक्टर में चला गया। आपने ये पॉइंट भी नोट किया हुआ है ना, कल में नहीं किया तो लिख लो कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ एमीटर करंट इज द बेस, आपका कलेक्टर करंट, एंड रिमेनिंग करंट जो 5 से 6% होगा दैट इज ओनली द बेस करंट। आहो, तो अब बताओ जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात है, देखो अभी भी मैंने इसको एम्पलीफायर तो यूज नहीं किया, अभी तो सब मैंने इसका क्या बनाया, कनेक्शन किए हैं। अब इनकी जो वोल्टेज है VB और VCC, ये वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वोल्टेज डिसाइड करेगा कि ये एज ए स्विच यूज होने वाला है या एज एन एम्पलीफायर यूज होने वाला है ना। भैया मैं VBB बहुत कम कर दूं, जो VBB है वो 0.7 से कम कर दिया, एमीटर ने एमिट ही नहीं किया कुछ भी, और जब आपने कुछ एमिट ही नहीं किया है तो सर्किट में करंट ही नहीं आएगा, तो क्या बोलोगे, ये जो दो टर्मिनल है जिनके पास आपको आउटपुट लेना है, देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, और जब करंट जीरो होगा, जब कलेक्टर करंट जीरो होगा, बोलोगे क्या है, स्विच मेरा क्लोज्ड है, सॉरी स्विच मेरा ओपन है, स्विच ऑफ है बॉडी, है ना। यस। जब पूरा सिस्टम है उसमें आपके कलेक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करे तो बोलोगे मेरा स्विच ऑफ है, और फिर आपने एक डिसेंट अमाउंट का VBB लगा दिया, तो भाई सर्किट में एमीटर ने एमिट करना बढ़िया से चालू किया, सर्किट में करंट है, और वैसे फिर जैसे जैसे VCC को आप चेंज करोगे वैसे वैसे सैचुरेशन की तरफ बढ़ता जाएगा, तो जब वो सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है तब चीजें, तब डायनामिक रेंज, डायनामिक पार्ट चल रहा है, क्या भाई VCC मेरा वेरिएबल है, तो जैसे एक बार आप एक टाइम आ गया जब आपका VCC ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, बहुत कम वेरिएशन होगा, इसको बोलिए सैचुरेशन, इसको बोलोगे आपका ये
स्विच ऑन है, कांस्टेंट करंट है जो कलेक्टर के थ्रू, कलेक्टर वाले रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। ऑलराइट। और जब वेरिएशन हो रहा होगा कलेक्टर करंट में, उस टाइम होगा जब आप इस ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करने वाले हो। तो वोल्ट जो बायसिंग की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि वेदर यू आर गोइंग टू यूज दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर। चलिए, तो अभी फिर बताओ, अभी तो मैंने सिर्फ बायसिंग अभी बस सर्किट जोड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, एक होता है इनका इनपुट वाला पार्ट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ की बात करते हो ट्रांजिस्टर की, तो आप क्या करते हो, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाते हो। ठीक है। एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, आपको आईवी ग्राफ बनाना है। आईवी ग्राफ बनाना है। जिसमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को चेंज किया जाता है। एक आपको फिर से बनाना है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, आउटपुट करंट और आपके पास आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन लिखा जाता है। ये देखो, कॉमन एमिटर जब बोल रहे हो तो ऑब्वियसली इनपुट में एमिटर काउंट होगा और आउटपुट में एमिटर काउंट होगा, या फिर इनपुट आईबी को बोलोगे। एमिटर तो कॉमन हो गया ना यार। अब इनपुट करंट क्या बचा, आईबी, और आउटपुट करंट क्या बचा। भाई एमिटर तो मेरा कॉमन ही है, तो इनपुट क्या बचा आपके पास, इनपुट करंट किसे बोला जाएगा, आईबी को, और आउटपुट करंट किसे बोला जाएगा, आईसी को। ठीक है ना। सर ये सर्किट के डायग्राम से तो नहीं हो रहा, वो जो हमने शुरू में डिफाइन करा था वैसे ही है ये। सर्किट का क्यों नहीं हो रहा, कॉमन नाम से तो कॉमन एमिटर। एमिटर करंट क्या है, इनपुट के लिए भी इन दो टर्मिनल्स में क्या देते हो आप, इनपुट दिया जाता है, और इन दो टर्मिनल में लिया जाता है आउटपुट। ये जो एमिटर करंट है वो कॉमन है, वो इनपुट वाले पार्ट में भी और आउटपुट वाले पार्ट में। अगर मैं पहले लूप में घूमूं या मैं दूसरे लूप में घूमूं, पहले लूप में भी आपके पास आई आएगा, दूसरे लूप में भी आपके पास आई आएगा। इनपुट करंट कैसे डिफाइन किया गया, ऑब्वियसली क्या बचा आपके पास, आई बचा, यस सर। एमिटर करंट आपका हो गया आउटपुट। ऊपर जाओ कॉमन बेस में, कॉमन बेस में बेस कॉमन है, तो अब इनपुट करंट किसे बोला जाएगा, आई ई को। और कलेक्टर करंट तो फाइनली कलेक्ट करा, तो ये आउटपुट क्या हो गया, आई। तो ये ग्राफ बनता है बिटवीन आई बी, और इनपुट में बैटरी क्या लगाई है आपने, बी बी बी। हमने वी बी बी अपने बैटरी लगाई। तो आपको पता, जब ये वी बी बी जब बैटरी बहुत कम है, हाँ, इस दौरान आपने क्या किया, ये जो बैटरी है इस बैटरी को क्या रखा आपने, कांस्टेंट। ये वाला वोल्टेज आपने चेंज नहीं किया ऑब्वियसली, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और बाकी अदर फैक्टर्स में क्या चीज बची, क्या आपके हाथ में चेंज करना। भाई वी बी बी एक बैटरी है जिसका आप वोल्टेज आप क्या कर सकते हो, ऐसे जो नॉब लगी हुई है, नॉब को आप घुमाओगे तो वी बी बी चेंज होगा। ऐसे ये भी एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज आप अपने अपने मन मुताबिक नॉब को घुमाकर चेंज कर सकते हो। सही है। तो जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो आप आउटपुट वाले पैरामीटर को कांस्टेंट रखोगे, और जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप इनपुट पैरामीटर कांस्टेंट रखोगे। ये तो मतलब हुआ ना कि जब मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैं फॉर गिवन आउटपुट पैरामीटर करूंगा। जब मैं इनपुट भी चेंज करूंगा आउटपुट भी चेंज करूंगा, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये देखना है कि अगर मैं फॉर गिवन सम गिवन पैरामीटर्स, मतलब आउटपुट की चीजों को कांस्टेंट रखा, अब फॉर गिवन आउटपुट, फॉर गिवन आउटपुट वाली बैटरी, मतलब जो वीसीसी की बैटरी एंड आरसी, वो चीज चेंज नहीं की आपने। अब सब हम इनपुट पे फोकस किया कि उनको वेरी करूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली फॉर गिवन इनपुट सर्किट, कि एक बार आपने वीबीबी और आरबी इन सबको फिक्स कर दिया, अब वीसीसी को चेंज करने से आईसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। ये देखिए
अगर वी बहुत कम है, जैसे सिलिकॉन की बात कर लें, जब तक ये हाँ ये वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ 0.7 से कम है, क्या एमिटर को एमिट करेगा? नो सर। नो एमिटर कुछ भी एमिट नहीं करेगा। जो एमिटर एमिट ही नहीं करेगा तो क्या बेस करंट आएगा? नो सर। एमिटर ही तो है ना जो बेस और कलेक्टर को बनाता है। देखो बेस और कलेक्टर मिलकर एमिटर बने हैं, एमिटर की वजह से बेस और कलेक्टर आया है। एमिटर की वजह से बेस और तो देखो पहले तो क्या है, बेस करंट क्या होगा, बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ही एक हमने को कटिंग को क्रॉस किया, उसके बाद क्या हो, सर्किट में एमिटर करंट आने लगा, तो वैसे वैसे बेस करंट भी आने लगा, और जैसे जैसे एमिटर करंट बताएगा वैसे वैसे बेस करंट भी बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? यस इसे मैंने क्या किया था, आपने बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे थे, तो मतलब मैं बोल दूं फॉर ए गिवन VCC या है। अब देखना मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। मतलब मैंने क्या किया, एक बार मैंने ये बैटरी फिक्स की, और मैंने देखा कि मैं जैसे जैसे वी चेंज करूंगा कैसे कैसे आई भी चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे आप बेस करंट ये वाला बैटरी बढ़ाओगे, एमिटर करंट बाइसिंग बढ़ेगी, फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी, तो एमिटर का करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बेस करंट भी बढ़ेगा ही। हालांकि बेस करंट हमेशा क्या है, जितना भी एमिटर है उसका ऑलमोस्ट 5 to 6% ही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे एमिटर बढ़ेगा वैसे वैसे बेस करंट भी तो बढ़ना चाहिए। तो एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मान लो आपने ये मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, फिर हमने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें आपने मान लिया कि ये बैटरी 15 वोल्ट की है, ठीक है ना? अब मुझे कंपेरिजन करके बता सकते हो VCC में पहले वाले केस में और दूसरे केस में किस में केस में बैटरी की वोल्टेज ज्यादा थी? अब मुझे 1 और 2 का ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने फॉर गिवन VCC बैटरी एंड फॉर सेकंड केस ऑफ VCC बैटरी, VCC2 ज्यादा है या VCC2 कम है? हमें VCC टू हम्म सर बीसीसी 2 ज्यादा है। यस सर, ज्यादा लग रहा है तो मुझे। देखो मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो कुछ सोच के बोलोगे, देखो लगे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चालू करोगे तो बात बनेगी। सर इसके अंदर मतलब ऐसा होगा ना कि वो मान लेंगे कि जो जैसे जो वो आ रहा है करंट आईबी और आईसी का, वो आईई में कंट्रीब्यूट कर रहा है। VCC टू कम होना चाहिए। देखो मैं तो क्या यार, देखो एक बात तो मैं तो क्या, अब जब गलत हो गया मैंने, देखो सी और बी ने मिलकर आई थोड़ी बनाया, आई ई से आपके बी और सी बने हैं भाई। जैसे पहले फील्ड आई उसके बाद फोर्स आया ना, सॉरी फोर्स आई, इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी। हाँ अभी आप में से किसी ने बोला था, कुछ बोल रहे थे कोई, VCC टू कम होना चाहिए VCC2 कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे जितना VCC ज्यादा होगा उतना जल्दी वो करंट मतलब ज्यादा नंबर अचीव करेगा। तो ये देखो, अब देखो इस डायग्राम में देख के समझना चाहिए, ये पकड़ लो डायग्राम, चाहिए पकड़ लो। एक बात बताओ, एमिटर ने चलो एमिट कर दिया, ये कलेक्टर वाला जो वोल्टेज है, कलेक्टर की बाइसिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी क्या उतना ज्यादा करंट जो होगा वो कलेक्टर की तरफ जाएगा, यस सर उतना बेस करंट ज्यादा है, भाई कम जाए। कम हो जाएगा भाई। तो अब सोचो ना, देखो ये मैंने क्या किया, मैंने ये वाली बाइसिंग फिक्स कर दी है ना, फॉर ए गिवन बाइसिंग, फॉर ए, यहाँ देखो फॉर ए गिवन बाइसिंग आपने ये देखो, ऐसे लाइन पकड़ लो,
एक ऐसे लाइन पकड़ लो, एक काम करते हैं। आपने खुद बोला कि हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बार ये 10 वोल्ट है और एक बार है 15 वोल्ट। मैंने पहले 10 वोल्ट पे किया तो ये ग्राफ आ गया। अब 15 वोल्ट पे करोगे तो मान लो आपने फॉर ए गिवन वीबीबी मतलब गिवन बाइस फॉरवर्ड बाइसिंग, तो जब आपने एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग की तो ऑब्वियसली एमिटर करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, है ना? एक बात बताओ, अगर ये जितना ज्यादा होगा क्या कलेक्टर करंट उतना ज्यादा कलेक्ट करे लेगा? तो जितना ज्यादा कलेक्टर करंट करेगा बेस करंट उतना कम होना पड़ेगा। यस क्यों? क्योंकि इन दोनों की फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी? दोनों केस में फॉरवर्ड बाइसिंग तो मैंने सेम की ना, तो सेम अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, जब जितना ज्यादा ये बैटरी होगी उतना ज्यादा ये कलेक्टर करंट होगा, जितना कलेक्टर करंट होगा उतना कम आपका बेस कर यस सर, CC2 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा। तो फॉर द सेम फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमिटर बेस, है ना, जंक्शन, फॉर द सेम बाइसिंग ऑफ एमिटर बेस जंक्शन, जितना ज्यादा कलेक्टर का वोल्टेज लगाओगे कलेक्टर उतना ज्यादा आपके चार्ज रेट को कलेक्ट करेगा, तो बेस में कंट्रीब्यूशन कम बचेगा, इसलिए बेस करंट कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो सोच मैं भी सर ऐसे ही रहा था, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था उसका ना, कि आईबी और आईसी तो मैं समझ एमिटर गया में था कि तुमने बात करेगा। एक्चुअली सेम ही बोली थी, मैंने सिमिलर सी बात बोली थी लेकिन तुमने उल्टा बोला था। यस सर, समझ आया ना? तो अब आपको समझ में आया कि भैया पहले जब आपने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग बहुत कम रखी थी तो कुछ भी एमिट नहीं हुआ, कुछ भी एमिट नहीं हुआ, तो बेस में कुछ नहीं हुआ। एक बार जब आपने कटिंग को क्रॉस किया तो जैसे जैसे आप इसकी बाइसिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एमीटर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे बेस करंट भी उसी कुछ प्रोपोर्शन में, उसी का 5% के प्रोपोर्शन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। हाँ, अगर आप क्या करो, ये वाली रिवर्स बाइसिंग को बढ़ा दोगे तो अब फॉर ए गिवन फॉरवर्ड बाइसिंग जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कलेक्ट होगा, उसकी वजह से बेस करंट अपने आप कम होगा। तो अगर मैं एक बार इस फिक्स्ड वोल्टेज पे करूँ और एक बार मैं इस फिक्स्ड वोल्टेज पे करूँ तो फॉर द सेम फॉरवर्ड बाइसिंग यानी फॉर द सेम वीबीबी जिसका रिवर्स बाइसिंग ज्यादा होगा उसका कलेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए उसका बेस करंट कम होना चाहिए। तो इस तरह से थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बताओ आउटपुट में क्या चल रहा है? आउटपुट करंट कौन सा है? आईसी। कलेक्टर और आउटपुट का वोल्टेज क्या चल रहा है? वीसीसी। यानी वीसीसी के आपको वेरी करोगे। अब इनपुट में क्या चीज कांस्टेंट रखोगे? इनपुट में क्या करते हो, बेस करंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना? आपने ये माना कि हमेशा बेस करंट क्या है आपका, कांस्टेंट है फॉर ए गिवन बेस करंट। आपने बेस करंट को किसी तरह से मेंटेन किया हुआ है, और क्या फिर आउटपुट में आप चेंज करते हो। एक्चुअली में तो क्या है कि आप क्या करते हो, इस बैटरी को फिक्स कर देते हो, इस बैटरी को कुछ ऐसे चेंज कराते हो कि आपका बेस करंट सेम रहे। अब लॉजिकली सोचो, ऐसे सोचना, मान लो पीएनपी है आपके पास, फॉर एन एग्जांपल पीएनपी। एनपी नहीं लेना चाहते हो, ये पीएनपी चलेगा। मतलब एमीटर है, बेस एंड कलेक्टर। बाइसिंग हमेशा किसकी देखते हैं, एमीटर बेस की, हम बेस कलेक्टर की। ये मत सोचना कि बेस कॉमन है, वोल्टेज तो मैं हमेशा इनके बीच में चेक किया कि इनके बीच में बेस और एमीटर के बीच में क्या है, और फिर इस बेस और कलेक्टर का वोल्टेज क्या है, इन दोनों में चेक किया था। सिंस ये दिस इज नेगेटिव तो पी वाला हैज टू बी मोर नेगेटिव, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बैटरी है। इस केस में देखो बेस इज पॉजिटिव, ये एनपीएन है, ये वाला पी है और ये एन है, राइट? तो अगर इसको रिवर्स बाइसिंग करना तो एन वाला हैज टू बी मोर पॉजिटिव देन दिस बेस। ये रहा है, मान लो मान लो आपने इसको कर दिया तो उसमें दे देखिए, मान लो ये 0 वोल्ट पर है, या कॉमन एमिटर बनाना है तो इसको बोलो ये 0 वोल्ट पर है, और ऑब्वियसली आपने क्या किया, मान लिया बेस करंट आपने दिया था 1 वोल्ट,
ये तो रिवर्स बायसिंग बन गई ना यार। यस एक काम करते, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा करते हैं वापस से, ये 1 वोल्ट और ये मान लेते हैं 0 वोल्ट है। अच्छा, अगर ये एमीटर 1 वोल्ट पर, ये पी वाला पॉजिटिव और एन वाला लोअर पर है, तो एमीटर बेस क्या हो गया? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। फुल बायसिंग हो गया। ठीक है, अब देखो जो कलेक्टर करंट है, ठीक है ना, मान लो कलेक्टर करंट को आपने ऐसे ऐसे कर लो। अभी भी क्या है, एमीटर बेस क्या है? है ना, एमीटर बेस, ठीक है, सही है। अब ऐसे सोचो, कुछ भी ऐसे वोल्टेज ले लो, एनपी ले लो, पीएनपी ले लो। अब एक बार बताओ, मान लो ऐसे कुछ कॉमन है, 0 मानो, इस पे मान लो 1 वोल्ट है, ये फोर बायसिंग बनी नहीं है दोस्तों। ये रिवर्स बायसिंग होना चाहिए, ये आपका रिवर्स बायसिंग होना चाहिए, राइट? तो पी वाले का जो वोल्टेज होना चाहिए वो 0 से भी क्या होना चाहिए, कम कम होना चाहिए, यस है ना? तो या तो मैं जो 2 और 3 लिखा था वो ठीक लिखा था, या फिर इसको मान लो, अगर आपने इसको माना 0 पे, दिस शुड बी सम नेगेटिव वोल्टेज, ऐसे बोल दें। यस तो ये पीएन क्या हो गया, ऊपर वाला फॉरवर्ड ओवर बायसिंग में हो गया। अब देखो कलेक्टर, मान लो कलेक्टर का जो आपने, अब देखो कलेक्टर वीसीसी का मतलब क्या है, वीसीसी 0 का मतलब क्या है? क्या मैं बोल दूं वीसीसी 0 का मतलब क्या है? जो मैंने कलेक्टर और ये जो बेस है इसकी जो बायसिंग की हुई है, वो क्या की हुई है, 0 रखा हुआ मैंने, है ना? ऐसा तो मैंने कलेक्टर का वोल्टेज बहुत कम रखा, सपोज करो कलेक्टर का वोल्टेज मैंने -1 रखा, तो ये क्या है, 0 डिफरेंस है। अब देखो, जैसे जैसे मैं इसका वोल्टेज बढ़ाने लगूंगा, क्या होने लगेगा, जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ा के -1 से क्या किया, -1 किया, -0.5 किया, -0.2 किया, 0 किया, 1 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 5 वोल्ट किया। मुझे बता, बेस और कलेक्टर मुझे क्या चाहिए, रिवर्स बायसिंग में चाहिए, रिवर्स बायसिंग मुझे पी का वोल्टेज और भी कम होना चाहिए। यस बेसिकली ये है कि आपने ये देखो, आपको ये 0 पर है, ये -1 पर है, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट? और आपने ये वाला जो सी लगाया हुआ है, आप उसकी वैल्यू को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, बेस और कलेक्टर का चेंज कर रहे हो। तो हो क्या रहा है बेसिकली, मान लो आपने वोल्टेज पहले रखा माइनस, ऐसे मान लो आपने इसको रखा -5 रखा, -5 रखूंगा तो किसमें बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स, यस सर। यस हाँ, और तो मान लो रिवर्स बायसिंग बन जाएगा। तो मान लो पहले मैंने इसका वोल्टेज कुछ रखा था, मान लो 2 वोल्ट रखा हुआ था, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में था, ये फॉरवर्ड बायसिंग में था, तो मतलब क्या हुआ, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, राइट? तो इसकी जो रिवर्स बायसिंग थी, या इसकी जो रिवर्स बायसिंग थी, वो क्या कर रही थी, सोचो ना, मैं इसको
इस टर्मिनल को क्या करूं, पॉजिटिव बनाने की बजाय मैं इसको क्या बना दूं, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। बेस मतलब करंट जाएगा। मतलब मुझे रिवर्स वाशी में चाहिए, लेकिन मैं रिवर्स की बजाय अगर इसका वोल्टेज, अगर इसके वोल्टेज से बेस से कलेक्टर का वोल्टेज अगर मैं बेस के वोल्टेज से कम रखूं तो क्या होगा, कलेक्टर का वोल्टेज अगर बेस के वोल्टेज से कम है तो ये एक्चुअली क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी को ये वाली फॉरवर्ड बायसिंग सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं करती। तो मैं वापस यहाँ आया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये 2 वोल्ट था, तो ये क्या था, फॉरवर्ड बायसिंग में था, सपोर्टिंग 2 वोल्ट से मैंने क्या किया इसको 1 वोल्ट, अभी भी क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। फिर 0 वोल्ट किया, -1 वोल्ट किया, जैसे -1 से ये -2 किया, अब ये क्या हो गया, रिवर्स में। रिवर्स में क्या हुआ, इसने कलेक्टर ने कलेक्ट करना चालू कर दिया, सही है। तो ये वीसीसी का भी क्या होता है, जब वीसीसी आपने बहुत कम किया हुआ है, बहुत मतलब इसको मान लो आपने 0 कर दिया यार, इसको भी आपने 0